नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज देश की बात में बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण की, जो कि संख्या अब 1,45,000 से ऊपर हो गई है। लगभग 1.5 लाख लोग इस वक्त कोरोना संक्रमित हैं और हर वक्त हर मिनट ये संख्या बढ़ रही है। यदि हम 24 घंटे की बात करें तो लगभग 6,535 नए मामले सामने आ चुके हैं अब तक। आप समझ सकते हैं कि अब कोरोना क्या रूप ले रहा है। कोरोना इस वक्त महाराष्ट्र और दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सक्रिय है और ऐसे में देखा जाए तो अब इस वायरस को लेकर चिंता बढ़नी लाजमी है। हालांकि सरकारें अपने तरीके से काम कर रही हैं और लॉकडाउन में ढील लगातार दी जा रही है। सड़कें अब रौनक से भर रही हैं, गाड़ियां वहां दिखती हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कोरोना संक्रमण के बीच किस तरह की स्थिति है, हम आपको ये दिखाएंगे। क्या आंकड़े हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। राज्यों की क्या तैयारियां हैं, ये भी आपके सामने होगा। और इसके साथ साथ जबकि कोरोना का संकट हर तरफ मंडरा रहा है, इसी बीच में महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस वक्त कोरोना से, एक तरह से एपिसेंटर बना हुआ है और उसी राज्य के सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे की राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी बहुत तेज है। उधर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या उद्धव सरकार के लिए खतरे की घंटी बज रही है। महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाए जाने वाले गणपति उत्सव पर भी कोरोना वायरस का प्रभाव अभी से नजर आने लगा है। जब महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो सियासत की भी बात करते हैं और समाज की भी बात करते हैं। और इसी दौरान हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई के सबसे धनी गणपति मंडलों में से एक ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण फरवरी 2021 तक गणेश चतुर्थी समारोह को स्थगित करने की घोषणा की है। यानी कि लालबाग की पूजा इस बार कैसे होगी, लालबाग के राजा की, वो भी हमें देखना होगा। इस बीच पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा को लेकर भी संशय बन गया है। हवाई और रेल सेवा शुरू होने के बाद माना जा रहा है कि मेट्रो सेवा भी जल्द शुरू हो सकती है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या मेट्रो की सेवा दिल्ली में जल्द शुरू हो पाएगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम के आदेश पर 14,000 कर्मचारी मंगलवार से काम पर तो लौट आए हैं, लेकिन इनके काम पर आने से किस तरह का संदेश लिया जाना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार केंद्र में अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। पार्टी की तरफ से इसके लिए तैयारियों का दौर जारी है। लॉकडाउन के इस माहौल में सरकार चाह नहीं रही है कि किसी भी तरह से वो जनता तक पहुंचने में कोई कोर कसर छोड़े, इसलिए 750 वर्चुअल रैली और 1,000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी हो रही है। बहुत ही बड़े पैमाने पर मोदी सरकार के कारनामों को पहुंचाने की कोशिश चल रही है। बात करें दुनिया की तो अब तक 55,87,129 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 23,65,645 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब तक 3,47,000 से ज़्यादा ये आंकड़ा हो चुका है और अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौत अभी तक हुई है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों अमेरिका, ब्राज़ील और ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ रहे मामलों से अब लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा भी बढ़ रहा है। इस बीच गुस्से की बात यदि करें तो भारत इस वक्त नाराज़ है नेपाल से। उधर नेपाल लगातार अपनी नाराज़गी भारत से जाहिर कर रहा है। इन सब के पीछे की वजह है, जिसको कहा जाए पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं चीन है। चीन के साथ तनातनी के बीच नेपाल ने भारत को धमकी दी है और कहा है कि बहुत जल्द अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो नेपाली सेना लड़ने में पीछे नहीं हटेगी और अब हम सैन्य से सैन्य की लड़ाई, मतलब सेना टू सेना की लड़ाई भी हो सकती है, इसलिए भारत तैयार है। किस तरह से लिया जाना चाहिए? क्या इसको मीडिया की बड़ी हेडलाइंस बनाकर हमें भूल जाना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं इस नेपाल की मौजूदगी की गंभीरता को, नेपाल के साथ की ज़रूरत को हमें समझने की ज़रूरत है? आज हम देश की बात में आपको ये दिखाएंगे। इन तमाम खबरों के बीच आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को भी हम याद रखेंगे और साथ ही एक ऐसे सितारे को भी आपके सामने लेकर आएंगे जो आपके जहन में तो है, दिल में तो है, आपके स्मरण शक्ति से कहीं निकल गया था, उसकी कुछ यादें आपके साथ हम बांटेंगे। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को।
सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की। वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,000 से कहीं ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,535 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के 80,722 एक्टिव मामले और अब तक 60,490 लोगों के स्वस्थ होने की खबर है, जबकि 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस से। कोरोना वायरस से यदि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की हम बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु सबसे ज्यादा आगे दिख रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में 52,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। इस तरह से महाराष्ट्र एपी सेंटर बना हुआ है। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,535 नए मामले सामने आए और 146 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में 80,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,45,000 को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,45,380 है, जिसमें से 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 60,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। The Prime Minister said that we were going to fight a 21-day war against COVID. Now we are on 60 days, and we are the only country in the world where the virus is exponentially rising, and we are removing a lockdown. So it is pretty clear that the aim and the purpose of our lockdown has failed. महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,667 हो गया है, जिसमें 1,695 की मौत हो चुकी है, तो वहीं तमिलनाडु में कोरोना में कुल कंफर्म केस की संख्या 17,000 को पार कर गई है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद गुजरात में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब यहां कुल मरीजों की संख्या 14,460 हो गई है। दिल्ली में भी कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना से संक्रमित होने के 11 दिन बाद मरीज से दूसरों को संक्रमण का खतरा बिल्कुल नहीं है। 11 दिन बाद मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है, भले ही उसका टेस्ट पॉजिटिव क्यों न हो। कोरोना के 73 मरीजों पर हुई रिसर्च में ये बात सामने आई है। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि ये नतीजे हॉस्पिटल में मरीज को जल्द डिस्चार्ज करने में मददगार साबित होंगे और मेडिकल सुविधाएं मिलने से ज्यादा लोगों को फायदा हो सकेगा। वर्तमान समय में हॉस्पिटल में कोरोना के 2 बार नेगेटिव टेस्ट आने पर डिस्चार्ज करने की अनुमति मिलती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक रिसर्च का डाटा कोरोना महामारी की शुरुआत से ही इकट्ठा किया गया है। नतीजों के रूप में यह भी सामने आया है कि मरीज में लक्षण दिखने का समय संक्रमण 7 से 10 दिन का रहता है। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि मरीजों की जांच में कई बार वायरस के सूक्ष्म हिस्से यानी डेड पार्टिकल्स मिलने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जबकि इससे संक्रमण का खतरा बिल्कुल नहीं होता है। मरीज के इलाज के 2 हफ्ते बाद तक रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। शोधकर्ताओं का दावा है कि वायरस के रेप्लिकेशन यानी अपनी संख्या बढ़ाने का खतरा बीमारी से पहले हफ्ते में होता है। बीमारी के दूसरे हफ्ते में वायरस रेप्लिकेशन की स्थिति में नहीं पाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को राज्य में 2,436 नए कोरोना संक्रमित सामने आए, जबकि 60 संक्रमितों की मौत हो गई। इसमें से 38 मरीजों की मौत मुंबई में हुई है। इससे राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,695 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बनी मुंबई में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी और उससे सटे माहिम और दादर में 96 नए संक्रमित मामले सामने आए। इनमें धारावी में 22, माहिम में 34 और दादर के 20 मरीज शामिल हैं। वहीं मुंबई में एक दिन में 1430 नए मरीज मिले। इससे मुंबई और आसपास में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40,438 तक पहुंच गई है, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 52,667 हो गई है, जिसमें से 35,178 एक्टिव मरीज बताए गए हैं।
राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि एक दिन में 15,786 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, जिसमें से सर्वाधिक मरीज मुंबई के हैं। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप से बेहाल महाराष्ट्र सरकार ने इससे निपटने के लिए केरल से मदद मांगी है। महाराष्ट्र चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय ने कोरोना से जंग में अस्थायी आधार पर डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम भेजने का आग्रह किया है। केरल सरकार ने अपनी मेडिकल टीम भेजकर राज्य की मदद करने की पेशकश की थी। इस प्रस्ताव के बाद ही औपचारिक अनुरोध किया गया। दरअसल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें राज्य के स्वास्थ्य ढांचे खासकर मानव संसाधन की कमी के मामले में भारी दबाव पड़ा है। राज्य सरकार निजी डॉक्टरों की भी सेवाएं ले रही है, बावजूद इसके और डॉक्टरों और नर्सों की आवश्यकता है। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने केरल सरकार को 50 डॉक्टर और 100 नर्सों को भेजने का अनुरोध किया है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और केरल की उनकी समकक्ष के शैलजा के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक लंबी चर्चा हुई थी और इस दौरान कोरोना वायरस से निपटने पर भी अनुभव साझा हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। फिर कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे की राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी बेहद तेज है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वायरस का हॉटस्पॉट बनी हुई है। इसे लेकर बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रहना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि सरकार मजबूत है और चिंता की कोई बात नहीं है। देश में कोरोना वायरस का महासंकट चल रहा है और इससे सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र में ही एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। यहाँ उद्धव सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। देखिए, उद्धव ठाकरे जी से अगर पवार साहब मुलाकात करते तो उसको क्या वजह की बात क्या है? देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। बीते कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हो रही है। इस बीच बीते दिनों उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने मौजूदा हाल को समझा। सूत्रों की माने तो कुछ विधायकों का कहना है कि बीजेपी की ओर से उन्हें संपर्क किया गया है। ऐसे में उद्धव सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। एनसीपी कांग्रेस के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। इस बीच पहले शरद पवार और संजय राउत की मुलाकात हुई और फिर शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिले। एक तरफ सत्ताधारी पक्ष में हलचल मची तो बीजेपी भी एक्टिव हो गई। बीजेपी की ओर से नारायण राणे ने कोरोना संकट के बीच राजनीतिक हलचल को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। राणे ने कहा, सरकार कुछ नहीं कर सकती, लोगों की जान नहीं बचा सकती। सरकार विफल हो रही है। इस सरकार में कोरोना से सामना करने की क्षमता नहीं है, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। राणे ने कहा, हमने राज्यपाल जी से अनुरोध किया है कि लोगों की जान बचाने, उनको सही इलाज देने के लिए महानगर पालिका और राज्य सरकार के अस्पतालों को सेना के हवाले कर दिया जाए। राणे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, जो पुलिस और प्रशासन को नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अस्पतालों की हालत खराब है। इधर हलचल मचना शुरू हुई तो संजय राउत ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया। शिवसेना सांसद ने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह मजबूत है और जो लोग इसे अस्थिर करना चाहते हैं उनके पेट में दर्द है। संजय राउत ने वार किया कि विपक्ष को क्वारंटीन हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। और केवल सियासी प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है कोरोना का, बल्कि समाज पर भी खूब प्रभाव पड़ रहा है। महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाए जाने वाले गणपति उत्सव पर भी इस वर्ष कोरोना वायरस का प्रभाव नजर आ सकता है। मुंबई के सबसे धनी गणपति मंडलों में से एक वडाला के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण सर्वजन गणेशोत्सव समिति ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण फरवरी 2021 तक गणेश चतुर्थी समारोह को स्थगित करने की घोषणा की है। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कोरोना संक्रमण के चलते पुणे के मंडलों द्वारा गणेश उत्सव धूमधाम से नहीं मनाने के फैसले का स्वागत किया था। उप मुख्यमंत्री पवार ने विश्वास जताया था कि मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में भी मंडल मौजूदा महामारी को देखते हुए ऐसा ही निर्णय लेंगे। पुणे के 8 बड़े गणेश मंडलों ने घोषणा की है कि इस साल गणेश उत्सव सादे और पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस के मद्देनजर भीड़ जमा न हो। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में सबसे ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हैं।
महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गणेश उत्सव यहाँ के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। 10 दिन तक चलने वाले इस समारोह में घर घर में गणपति विराजते हैं और हर जगह सार्वजनिक रूप से समारोह का आयोजन किया जाता है। उधर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। पिछले 48 घंटों में कोरोना से 30 लोग पॉजिटिव आए हैं और पॉजिटिव केस पूरे जिले में दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद फिर से जिले में सख्ती बढ़ने और रथ यात्रा के निकलने को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि इस सब के बीच रथ निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। 23 जून को रथ यात्रा निकलनी है। इसके पहले 5 जून को मंदिर में पूर्णिमा उत्सव भी होगा। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। इसके लिए अभिषेक में लगने वाले 170 गरबाड़ सेवकों का कोरोना टेस्ट किया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें पूर्णिमा स्नान में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। और इन सभी चीज़ों के बीच प्रवासी मजदूरों के लिए रोजाना सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो बहुत देर से अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रही। हालत यह है कि 30 घंटे का सफर 4 दिन में पूरा हो रहा है। रास्ते में भूख, प्यास और गर्मी से मजदूर परेशान हो रहे हैं। मजदूरों के सब्र का बांध लगातार टूट रहा है और वो हंगामा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली से बिहार की मोतिहारी जा रही ट्रेन 4 दिन में समस्तीपुर पहुंची, जबकि यात्रा महज 30 घंटे की है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें मोतिहारी का टिकट दिया गया, लेकिन ट्रेन 4 दिनों तक उन्हें जगह जगह घुमाती रही। लोगों का कहना था कि मुसीबत के वक्त वो घर लौट रहे थे, लेकिन ये सफर भी मुसीबत भरा ही था। समस्तीपुर पहुँचने वाली दूसरी ट्रेनों के भी यात्रियों की कहानी ऐसी ही थी। कोई 22 तारीख से सफर में था तो कोई भूखे प्यासे गर्मी की वजह से बेहाल दिखा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि ट्रैक खाली नहीं मिलने की वजह से रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को खाना पीना भी दिया जा सके। समस्तीपुर पहुंची एक ट्रेन के यात्री का कहना था कि वो पुणे में 22 मई को ट्रेन में बैठा था, लेकिन ट्रेन उसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल की सैर कराते हुए 25 मई को दोपहर में समस्तीपुर पहुंची। एक अन्य यात्री ने बताया कि जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी तो करीब 2 से 3 घंटे तक खड़ी रहती थी। इस बीच ना तो उन्हें खाना मिलता था और ना ही पानी। इस प्रचंड गर्मी में परेशान यात्री कई जगहों पर आक्रोशित होकर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दे चुके हैं। ट्रेन लेट होने पर समस्तीपुर रेलखंड की ओर से कहा गया कि कई सारी ट्रेन अनियमित तरीके से चल रही है, क्योंकि ट्रैक खाली नहीं है। कुछ जगहों पर ट्रेन को शॉर्ट नोटिस पर चलाया गया है। इसके कारण ट्रेनें लेट हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हवाई और रेल सेवा शुरू होने के बाद ये माना जा रहा है कि मेट्रो सेवा भी अब जल्द शुरू हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के आदेश पर 14,000 कर्मचारी मंगलवार से काम पर लौट आए हैं। इनमें से ज्यादातर कर्मचारियों ने सुबह से अपना काम भी संभाल लिया है। ऐसे में कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि 27 मई से DMRC ट्रेनों की सेवाएं शुरू कर सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि अभी उन्हें मेट्रो शुरू करने के केंद्र सरकार से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिलते ही दिल्ली मेट्रो रेल निगम कुछ चुनिंदा रूटों पर मेट्रो ट्रेनों का संचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर दिल्ली में बसों, ट्रेनों और अब हवाई सफर शुरू हो चुका है तो दिल्ली मेट्रो रफ्तार क्यों नहीं भर सकती। जाहिर है कि दिल्ली मेट्रो के चलने से सड़कों पर बढ़ा हुआ ट्रैफिक का बोझ कम किया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली से कम बसों के चलते लोगों को 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 4 की शुरुआत यानी 18 मई से मेट्रो का परिचालन शुरू करने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के चलते परिचालन शुरू नहीं हो पाया। लेकिन अब इस पर जल्द फैसला हो सकता है। दरअसल मेट्रो ट्रेनों का संचालन करने के लिए DMRC रोजाना तैयारी शुरू कर रही है। ट्रायल और मेंटेनेंस के पहलू को मद्देनजर कुछ रूटों पर दिल्ली मेट्रो हर रोज एक छोर से दूसरे छोर तक चक्कर लगाती है। अनुमान के मुताबिक 22 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत होने के बाद अब तक 4,000 फेरे मेट्रो ट्रेनें लगा चुकी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि DMRC सिर्फ केंद्र से अनुमति मिलने का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार केंद्र में अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। पार्टी की तरफ से इसके लिए तैयारियों का दौर जारी है। कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई संकट के इस घड़ी में भी जश्न फीका न पड़े, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। पार्टी गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 750 वर्चुअल रैली और 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बीजेपी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने का जश्न डिजिटल माध्यम से मनाएगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए देश भर में वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पार्टी ने तय किया है कि कोरोना महामारी के कारण कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मोदी ने पिछले साल 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम भी 30 मई से शुरू हो सकता है। राज्य इकाइयों और दूसरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को भेजी चिट्ठी में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने लिखा है कि सभी बड़े राज्यों की इकाइयां कम से कम 2 और छोटे राज्यों की इकाइयां कम से कम 1 वर्चुअल रैली करेंगी। हर रैली में कम से कम 750 लोग शामिल होने चाहिए। देश भर में 1000 से ज्यादा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी की जाएंगी। मोदी जी के नेतृत्व वाली जो दूसरा कार्यकाल है, वो कार्यकाल हम पूरी तरह से इकबाल की सरकार रही है, इंसाफ की सरकार रही है और ईमान की सरकार रही है। और हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और जिस तरह की बला थी, जिस तरह की समस्याएं थी, उस समस्याओं पर विजय हासिल करने की पूरी पुख्ता जो है वो सफल कोशिश हुई है। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर 150 से ज्यादा नेता कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी फेसबुक लाइव से भाषण देंगे। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है और ऐसे में पार्टी के सदस्यों से लोकल और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने को कहा गया है। उनसे केंद्र की ओर से कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जनता तक पहुंचाने को भी कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक समारोह 30 मई से शुरू होगा और 1 महीने तक चल सकता है। पार्टी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला साल कई ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा है। इसमें आर्टिकल 370 को हटाया जाना, 3 तलाक के खिलाफ कानून पास होना शामिल है। इसी दौरान राम मंदिर के निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ है। सरकार की ये सभी उपलब्धियां इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सीधे लिए चलते हैं आपको भारत और चीन की सीमा पर, और इसके पहले कि भारत और चीन की खबर मैं आपको दिखाऊं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त वर्ल्ड लॉकडाउन के बारे में जाना। विश्व भर में एक तरह से लॉकडाउन का माहौल है और दुनिया में अब तक 55,87,129 लोग संक्रमित हो चुके हैं, ऐसी खबर है। 23,65,645 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा लेकिन बढ़ता जा रहा है, 3,47,861 हो गया है अब ये। उधर अमेरिका में हर दिन होने वाली मौतों में अब धीरे धीरे कमी आ रही है। सोमवार को यहाँ 532 लोगों की जान गई है। देश में मरने वालों की संख्या 99,805 हो चुकी है। वहीं एक दिन में करीब 19,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के ऊपर हो चुका है। यूरोप में अब कई देश ऐसे हैं जो लॉकडाउन तो खोल रहे हैं, लेकिन अभी भी वहां पर समस्या कम नहीं हुई है। और इसी कड़ी में स्पेन की सरकार विदेशी पर्यटकों को जुलाई से देश में आने की अनुमति दे सकती है, लेकिन अब पर्यटक कितना आएंगे ये देखना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी देशों पर कोरोना का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा है कि जिसको लेकर अभी बहुत वक्त लगेगा उस देश को संभलने में। अमेरिका, ब्राजील और ब्रिटेन सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 5 देशों में शामिल हैं। बढ़ते संक्रमण और इससे हो रही मौतों के कारण तीनों देशों की जनता नाराज है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर रही है। जनता सोशल मीडिया के जरिए भी गुस्सा जता रही है। कहीं लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन नहीं कराने पर नाराजगी है, तो कहीं देश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर गुस्सा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे दिन गोल्फ खेलने गए। इसका लोगों ने जमकर विरोध किया। गोल्फ क्लब के बाहर कुछ लोग तख्तियां लेकर खड़े थे। इन पर लिखा था 1 लाख लोग मारे गए हैं, हमें चिंता है, क्या आपको चिंता है? इस पर ट्रंप ने मीडिया से कहा, हाँ मुझे चिंता है, इसलिए मैंने कोरोना से मारे गए लोगों की याद में मेमोरियल डे वीकेंड पर व्हाइट हाउस का झंडा आधा झुकाने का आदेश दिया था।
हमें विपक्ष के नेता बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अच्छे कामों को कोई नोटिस नहीं कर रहा। इससे पहले ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, अमेरिका में कोरोना के नए मामले कम आए हैं, मौतों की दर भी कम हो रही है। फिलहाल अमेरिका में हर दिन होने वाली मौतों में कमी आ रही है। सोमवार को यहाँ 532 लोगों की जान गई। देश में अब मरने वालों की संख्या 99,805 हो चुकी है। वहीं एक दिन में करीब 19,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण का आंकड़ा 17,06,226 हो गया है। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जब एक फूड और ड्रिंक पार्टी के लिए राजधानी ब्रासिलिया से बाहर गए तो लौटते वक्त नाराज लोगों ने उनका घेराव किया। लोगों ने कहा, राष्ट्रपति हत्यारे हैं। बोल्सोनारो को सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित निकाला। बोल्सोनारो पर जनता का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि वह कोरोना को साधारण फ्लू बता चुके हैं। जबकि ब्रिटेन में लॉकडाउन तोड़ने के मामले में शीर्ष सहयोगी का बचाव करने पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन घिर गए हैं। जॉनसन के मुख्य सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स कोरोना के लक्षणों के बावजूद पत्नी के साथ माता पिता से मिलने लंदन से 420 किलोमीटर दूर डरहम गए थे, जबकि लोगों को घर में ही रहने का आदेश था। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। उसके बाद ब्रिटेन में डोमिनिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई चर्च के बिशप ने जॉनसन की आलोचना की है। लोगों का कहना है कि क्या ब्रिटेन में आम जनता और प्रधानमंत्री की करीबी के लिए अलग अलग नियम हैं। इधर जॉनसन ने कहा कि वो डोमिनिक को नहीं हटाएंगे। उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। ब्रिटेन में अब तक संक्रमण के 2,59,559 मामले आए हैं, जबकि 36,793 मौतें हुई हैं। ऑस्ट्रिया में कोरोना को लेकर लगाए गए कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बेलेन ने जनता से माफी मांगी है। दरअसल बेलेन रात 11 बजे के बाद एक रेस्तरां में गए थे। ऑस्ट्रिया में रात 11 बजे से सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं कनाडा में टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जनता से खेद जताया है। दरअसल टोरंटो के ट्रिनिटी वेलवुड्स पार्क में हजारों लोग सैर करने के लिए पहुंच गए थे। इस भीड़ में मेयर टोरी भी थे। टोरी ने कहा है कि वो पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सके, इसलिए माफी मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और शायद ये मानवीय स्वभाव ही होता है कि जिस चीज़ के लिए रोका जाए वो चीज़ वो करने की कोशिश ज़रूर करता है। और यही उदाहरण है इन तमाम ख़बरों में आपने देखा, इन तमाम उदाहरणों में देखा जो तमाम घटनाएं हुई हैं। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ के लिए चीन को रोका जा रहा है और भारत जिस चीज़ के लिए चीन को रोकना चाह रहा है, चीन बार बार वही कर रहा है जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई विवादित क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने की स्थिति में हैं, जिससे आशंका है कि 2017 में डोकलाम प्रकरण के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। इस बीच हालिया तनाव के मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। लेकिन अभी तक भारत के पास इस पूरे मसले का कोई विशेष समाधान नहीं दिख रहा है और रणनीति अभी बनाई जा रही है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पेंगोंग सो झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने 2000 से 2500 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही चीन अस्थायी सुविधा भी बढ़ा रहा है। वहीं भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दोनों इलाकों में हमारी क्षमताएं चीन से बेहतर है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि भारतीय पोस्ट KM-120 और गालवान वैली समेत कई अहम पॉइंट्स के आसपास चीन के सैनिक मौजूद हैं। चाइना ने हिंदुस्तान के सामने 5000 सैनिक तैनात कर दिए। हिंदुस्तान ने भी उतने ही बड़े पैमाने पर अपनी तरफ उत्तराखंड में और लद्दाख में सैनिक को तैनात कर दिया है। चाइना जो है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि हिंदुस्तान जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारी तरफ उसको बंद करे। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि वो उसको किसी प्रकार से बंद नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने अपनी तरफ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन किया और हिंदुस्तान तो अभी उसका बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। चाइना का इस प्रकार हमारे सीमा के ऊपर अग्रेसिव बिहेवियर हमेशा से रहता आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है। और इस बार ऐसे हो रहा है कि स्ट्रेटेजिक प्लेसेस के ऊपर चाइना अपना अग्रेशन दिखा रहा है, अपना सिचुएशन एस्केलेट कर रहा है। इस बार कुछ 5000 चीनी सैनिक ये सीमा के ऊपर आ गए हैं और भारत ने भी अपनी तादाद बढ़ा दी है। कि चीन ने जो ये अपने परसीव्ड जो उनकी लाइन है एक्चुअल कंट्रोल दैट इज LAC, उसको पार करके भारत की सीमा में 1.2 से लेकर के कोई 4 किलोमीटर से अधिक तक का इन्होंने इनग्रेस किया है।
और उसके एवज में भारतीय सेना ने भी वहां पे अपने झंडे गाड़ दिए हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच करीब 2 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच चीन ने भारतीय इलाके में 10 किलोमीटर भीतर घुसकर 100 से ज्यादा तंबू गाड़ दिए हैं। इस महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच 3 बार झड़प भी हो चुकी है। 5 मई को पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया। पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ से सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों की तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। वहीं 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकुला सेक्टर में भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए। आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख सामने नहीं आई। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यहां झड़प 9 मई को हुई। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्के से वार किया। इस झड़प में 10 सैनिक घायल हुए। यहां भी बाद में अफसरों ने दखल दिया, फिर झड़प रुकी। जिस दिन उत्तरी सिक्किम में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हो रही थी, उसी दिन चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। चीन के हेलीकॉप्टरों ने सीमा तो पार नहीं की, लेकिन जवाब में भारत ने लेह एयरबेस से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। हाल के बरसों में ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की ऐसी हरकत के जवाब में भारत ने अपने लड़ाकू विमान सीमा के पास भेजे। भारत चीन बॉर्डर पर डोकलाम इलाके में दोनों देशों के बीच 2017 में 16 जून से 28 अगस्त के बीच तक टकराव चला था। हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि आखिर में दोनों देशों में सेनाएं वापस बुलाने पर सहमति बनी थी। डोकलाम में विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय सेना ने वहां चीन के सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया था। हालांकि चीन का दावा था कि वो अपने इलाके में सड़क बना रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चीन के साथ सीमा पर तनातनी के बीच अब नेपाल के रक्षा मंत्री ने भी भारत को एक तरह से चेतावनी दी है और से वहाँ के सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे का भारत नेपाल कूटनीतिक विवाद में चीन की तरफ इशारा करना निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो नेपाली सेना लड़ाई करेगी और सेना जो है वो पीछे नहीं हटेगी नेपाल की। और ये जो स्थिति आई है भारत और नेपाल के बीच, ये जो तनातनी की स्थिति है, ये चीन और भारत के बीच के जो स्थिति है उससे कहीं ज़्यादा तनावपूर्ण है, क्योंकि नेपाल भारत का पारंपरिक दोस्त रहा है और आज से ही नहीं बल्कि सदियों से। ऐसे में नेपाल का ये बदला हुआ रुख भारत के लिए ज़्यादा चिंताजनक है। भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे ने 15 मई को एक बयान में कहा था कि काला पानी को लेकर नेपाल किसी और के इशारे पर विरोध कर रहा है। सेना प्रमुख का इशारा चीन की तरफ था। इस बयान को लेकर अब नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने प्रतिक्रिया दी है। नेपाली रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय सेना प्रमुख के बयान से नेपाली गोरखाओं की भावनाएं आहत हुई हैं, जो लंबे समय से भारत के लिए अपना बलिदान करते आए हैं। एक इंटरव्यू में नेपाल की रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल मनोज नरवणे का कूटनीतिक विवाद में चीन की तरफ इशारा करना निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो नेपाली सेना लड़ाई भी करेगी। पोखरेल ने कहा, भारत के सेना प्रमुख के इस बयान से नेपाली गोरखाओं की भावनाएं भी आहत हुई हैं, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान देते आए हैं। पोखरेल ने भारतीय सेना प्रमुख के बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया और कहा कि सेना प्रमुख से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती है। भारतीय सुरक्षा बलों में आज़ादी से पहले ही नेपाली गोरखा शामिल रहे हैं और भारत नेपाल के विवाद से उन्हें हमेशा दूर ही रखा गया है। भारतीय सेना में गोरखा की करीब 40 बटालियन है, जिसमें नेपाल के सैनिक बड़ी संख्या में हैं। हालांकि ये पहली बार हुआ है कि जब नेपाल के रक्षा मंत्री ने भारत नेपाल के विवाद में गोरखा समुदाय को भी घसीट लिया है। As regards the recent statement by the Nepalese defense minister, I can just say that it is the most deplorable statement. It is totally unbecoming to involve the soldiers of any army. Let me just remind the gentleman that Indian Army and the chief know how to look after our all ranks. So don't please try to subvert the Indian Army. We are far beyond such petty efforts. दरअसल
8 मई को दार्चुला लिपुलेख में भारत ने सड़क का उद्घाटन किया था, जिसको लेकर नेपाल ने विरोध दर्ज कराया था। नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा पेश करता रहा है। कुछ दिनों बाद ही सेना प्रमुख नरवणे ने बयान दिया कि लिंक रोड भारतीय क्षेत्र में है, इसलिए नेपाल के पास विरोध करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा था कि कई तर्क ऐसे हैं जिनके आधार पर ये माना जा सकता है कि उन्होंने किसी और के इशारे पर मुद्दे को उठाया होगा और ये एक बड़ी संभावना है। हालांकि नेपाल की सेना ने इस मुद्दे पर चुप्पी बरती है। नेपाल की सेना के प्रवक्ता ने नरवणे के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह किसी राजनीतिक क्षेत्र के मामले में नहीं पड़ना चाहते। सोमवार को भी नेपाल के सेना प्रवक्ता ने पुराना ही रुख बनाए रखा और कहा कि वह रक्षा मंत्री की राय पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो वहीं पोखरेल ने कहा कि उनकी सेना काठमांडू की जरूरत के हिसाब से एक्शन लेगी। उन्होंने कहा, सेना हमारे संविधान और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सही वक्त आने पर अपनी भूमिका अदा करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल का मानना है कि काला पानी मुद्दे का समाधान राजनयिक वार्ता के जरिए ही निकाला जाए। पोखरेल की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब नेपाल ने चीन के साथ अक्टूबर में हुए समझौते पर काम शुरू कर दिया है। इस समझौते के तहत नेपाल को तिब्बत शहर से सामान लाने की अनुमति होगी। रेल रोड ट्रांसपोर्ट सेवा से नेपाल अब 9 दिनों के भीतर चीन से माल की आपूर्ति हासिल करेगा। 2015 में भारत नेपाल सीमा पर हुई अघोषित आर्थिक नाकेबंदी के बाद से ही वहां भारत विरोधी जनभावनाओं का उभार हुआ है। 2015 के बाद से नेपाल में भारत पर अपनी निर्भरता कम करने की मांग तेज हुई है। चीन से समझौता भी इसी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर देश की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में आज तड़के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान सेना ने बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलीबारी की और बिना किसी रोक टोक के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान पाक सेना की तरफ से छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई, साथ ही मोर्टार भी दागे गए। सेना लगातार इसकी जवाबी कार्रवाई कर रही है। इससे पहले ईद के पवित्र त्योहार के कारण सीमा पर गोलीबारी नहीं हुई थी। गौरतलब है कि पाकिस्तान भारतीय सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के इरादे से आए दिन नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहा है। अक्टूबर 2003 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय युद्ध विराम का समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान अक्सर इसका उल्लंघन करता रहा है। उधर सुरक्षा बलों ने सोमवार को दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के 2 गाँव में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के मुताबिक 53 राष्ट्रीय राइफल्स, स्थानीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की 183 बटालियन के जवानों ने आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। 2 गांवों के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया। इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी टुकड़ी तैनात की गई। हालांकि आतंकवादियों से मुठभेड़ की अभी कोई सूचना नहीं है। इससे पहले कुलगाम जिले के खुरगांव में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान 2 आतंकवादी मार गिराए गए थे। एनकाउंटर के दौरान कुछ जगहों पर झड़प की भी खबर थी, जिसके बाद कुलगाम और शोपिया जिले में मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। और आज का दिन यानी 26 मई भारत की अंतरिक्ष शक्ति के इतिहास में काफ़ी अहम दिन है। इसी दिन 1999 में भारत के अंतरिक्ष रिसर्च के संस्थान इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। और 26 मई 1991 को थाईलैंड में बैंकॉक के निकट एक विमान हादसे में 223 लोगों की मौत हो गई थी। और 26 मई 1983 को जापान में आए 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप में 104 लोगों की मौत हो गई थी। लॉकडाउन 4 के दौरान बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, बहुत सारी छूट हमें मिली है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें क्योंकि कोरोना अभी भी बढ़ रहा है। इसके संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ। इसके साथ साथ दूसरी मार गर्मी की आने वाली है और तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें और धूप में नहाक ना जाएं। बच्चों पर भी विशेष ख्याल रखें, उनका भी। तो चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ खबरों के लिए।
और इस खूबसूरत यादों के साथ आज के देश की बातें बस इतना ही। नमस्कार।